हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल SR एग्ज़ाम 21। साथियों, कल हमने क्लास 3 जो हिस्ट्री की पढ़ी थी उसमें हम कांग्रेस के अधिवेशंस के बारे में पढ़ रहे थे। आइए दोस्तों देखते हैं कल हमने क्या क्या पढ़ा था। कल हमने 4 अधिवेशन पढ़े थे। हम आपका एक रिवीजन करवा देते हैं। प्रथम अधिवेशन जो पूना में होना था, परंतु प्लेग फैलने के कारण मुंबई में आयोजित किया गया और वहाँ पर 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। WC बनर्जी इसके अध्यक्ष बनाए गए। पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे और ये मुंबई के तेजपाल गोकुल दास संस्कृत विद्यालय के भवन में आयोजित किया गया था। दूसरा अधिवेशन जो है कलकत्ता में हुआ। दादा भाई नौरोजी उसके अध्यक्ष बनाए गए। 1886 की बात है। और तीसरा अधिवेशन जो है वो मद्रास में हुआ। 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष बनाए गए, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। फिर चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। जॉर्ज यूलियस के अध्यक्ष बनाए गए, प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे। तो दोस्तों हमने पढ़ा था, ये 4 अधिवेशन पढ़े। और द्वितीय अधिवेशन वो था जिसमें लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के प्रतिनिधियों को गार्डन पार्टी दी। और जब तीसरा अधिवेशन हुआ तो ब्रिटिश लोग और डफरिन कांग्रेस के खिलाफ हो गए। उन्होंने इसका एक विरोधी दल तैयार किया और उस विरोधी दल में शिव प्रसाद सितारे हिंद बनारस के राजा और सर सैयद अहमद खां मेन भूमिका में थे। तो दोस्तों जब चौथा अधिवेशन हो रहा था तो अंग्रेज़ों ने कई कोशिशें की कि चौथा अधिवेशन ना होने पाए, परंतु दरभंगा नरेश शिशिर कुमार चौबे ने दरभंगा कॉलोनी को किराए पर लेकर इलाहाबाद अधिवेशन को संपन्न करवाया था। तो जॉर्ज यूले प्रथम वो व्यक्ति थे जो अंग्रेज होने के साथ साथ यूरोपी थे, कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और मैंने इसके अलावा कुछ व्यक्तियों को और बताया था, जैसे विवियन वेडरबर्न मुंबई अधिवेशन 1889 के अध्यक्ष बनाए गए। उसके बाद अल्फ्रेड वेब मद्रास अधिवेशन 1894 के अध्यक्ष बनाए गए। हेनरी कॉटन मुंबई अधिवेशन 1904 के अध्यक्ष बनाए गए। फिर से एक बार वेडरबर्न अध्यक्ष बने 1910 के इलाहाबाद अधिवेशन के। एनी बेसेंट 1917 के अध्यक्ष बनी। और नलिनी सेन गुप्ता कलकत्ता अधिवेशन 1933 की अध्यक्ष बनाई गई। हमने कल यहाँ तक बात की थी। अब आगे को कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशंस को देखेंगे। अभी तक तो हमने लगातार अधिवेशंस की बात की थी। इससे पहले मैंने कहा दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्ष बनाए गए, 86 में, उसके बाद 93 में जब वो सेंट्रल फिशरी से कॉमन सभा के अध्यक्ष मेंबर बने तो उन्हें अध्यक्ष इस खुशी में बनाया गया। 1906 में अध्यक्ष इसलिए बनाया जाएगा क्योंकि कांग्रेस के नरमपंथी और गर्मपंथी दोनों दल जो है उनमें मतभेद है। वो अध्यक्ष अपना बनाना चाह रहे हैं, गर्मपंथी अपना बनाना चाह रहे हैं। आइए दोस्तों देखते हैं आगे कौन कौन से महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए। कलकत्ता अधिवेशन 1896 बड़ा महत्वपूर्ण है। रहमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष रहे। पहली बार वंदे मातरम जो है गीत इसमें गाया गया। जैसा कि आपको मालूम है, वंदे मातरम जो गीत है वो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ से लिया गया है। और दोस्तों ये जो गीत गाया ये स्वयं महाकवि अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर ने 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ उसमें उन्होंने स्वयं गाया था। दोस्तों अगर वंदे मातरम की बात की जाए तो वंदे मातरम ऐसा राष्ट्रीय गीत है जिसे 65 सेकंड में पूरा किया जाता है, अर्थात 1 मिनट 5 सेकंड में पूरा किया जाता है। और दोस्तों ये बंकिम चंद्र चटर्जी की महत्वपूर्ण पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। इसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने संगीतबद्ध किया और अरविंदो घोष ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया। तो दोस्तों इसमें 3 महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम जुड़े हुए हैं, बहुत 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। तो दोस्तों हमने जाना कलकत्ता अधिवेशन 1896 को, एक बार फिर से देखते हैं। रहमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष बनाए गए। वंदे मातरम पहली बार स्वयं राष्ट्र कवि ने खुद गाया था। और दोस्तों ये जैसा कि आप जानते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो आनंद मठ पुस्तक लिखी उसमें से लिया गया है।
रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको स्वरबद्ध किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको स्वरबद्ध किया और अरविंदो घोष ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया। तो दोस्तों ये था कलकत्ता अधिवेशन 1896। अब हम बात करते हैं बनारस अधिवेशन 1905 की। तो दोस्तों बनारस अधिवेशन 1905 जो हुआ, इसके अध्यक्ष बनाए गए गोपाल कृष्ण गोखले, जी.के. गोखले। जी.के. गोखले एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में की थी। और ये दोस्तों ऐसे व्यक्ति हैं जो महात्मा गांधी और जिन्ना दोनों के राजनीतिक गुरु थे। तीसरी बात, बनारस अधिवेशन में दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। एक तो इन्होंने स्वदेशी आंदोलन को अपना समर्थन दिया। स्वदेशी आंदोलन जो दोस्तों स्वदेशी आंदोलन था वो बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया जा रहा था। दूसरी बात, प्रिंस ऑफ वेल्स जो भारत आने वाले थे उनके स्वागत संबंधी एक प्रस्ताव को पास करवाया गोपाल कृष्ण गोखले ने। चूँकि ये नरमपंथी व्यक्ति थे, इसका विरोध गर्मपंथियों ने किया। अब बात करते हैं सूरत अधिवेशन 1905 की। तो दोस्तों ये सूरत अधिवेशन की बात कर रहे हैं। सूरत अधिवेशन 1907 में आयोजित किया गया। दोस्तों सूरत अधिवेशन गरम दल और नरम दल को लेकर विवादित रहा है। पहले ये अधिवेशन नागपुर में होना था, परंतु फिरोज शाह मेहता ने अंत समय में इसका स्थान बदलकर सूरत कर दिया, क्योंकि उस समय नागपुर गर्मपंथियों का अड्डा हुआ करता था, इसलिए इसका स्थान बदलकर सूरत कर दिया गया। चूँकि सूरत के रहने वाले थे बीजी तिलक। 1906 के अधिवेशन में ही गरम दल और नरम दल में अध्यक्ष पद को लेकर मतभेद हो गए थे, जो बढ़कर उभरकर और सामने आए। और 1907 में अध्यक्ष पद को लेकर गरम दल और नरम दल में मतभेद हुआ। चूँकि कांग्रेस के संविधान के अनुसार जिस सिटी में, जिस शहर में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है, उस शहर का कोई व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता था। गरम दल के व्यक्ति बाल गंगाधर तिलक को, जबकि नरम दल के व्यक्ति रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे। पहला विवाद का कारण ये बना। दूसरा, चार जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पास किए गए थे, उनके व्याख्या को लेकर दोनों दलों में मतभेद हो गया। तीसरी बात, स्वदेशी आंदोलन के स्वरूप को लेकर दोनों दलों में मतभेद हुआ। नरमपंथियों का मानना था कि स्वदेशी आंदोलन चूँकि बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया जा रहा है, इसलिए इसे सिर्फ बंगाल तक ही सीमित रहना चाहिए। परंतु गर्मपंथी चाहते थे कि ये बहुत शानदार मौका है, इससे अच्छा मौका अब नहीं मिलेगा, इसके स्वरूप को अखिल भारतीय कर देना चाहिए। हमें स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से अंग्रेज़ों का हर सिटी में, हर जगह विरोध करना चाहिए। इस बात पर भी दोनों गुटों में मतभेद रहा। तीसरी बात, जो बनारस अधिवेशन में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन संबंधी स्वागत प्रस्ताव पास किया गया था, उसका विरोध गरम दल के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने किया। तो दोस्तों ये चार बातें मेन थी जिनको लेकर गरम दल और नरम दल दोनों में काफ़ी मतभेद गहरा हो गया। और जब ये सूरत अधिवेशन चल रहा था उस समय H.H. नेविल्सन नाम के एक पत्रकार उसमें मौजूद थे। तो वो लिखते हैं, वो क्या लिखते हैं कि अचानक कोई वस्तु हवा में उछली और यह एक जूता था, लाल चमड़े का नुकीला पंजे वाला जूता जिसका तल्ला उखड़ा हुआ था, और ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी के गाल पर जाकर लगा। उनके गाल से टकराकर ये फिरोज शाह मेहता को भी लगा। अब दोस्तों जब ये जूता उछला फिर दोनों दलों में मारपीट हो गई। जब दोनों दलों में मारपीट हो गई
तो दोनों दल, गरम दल और नरम दल अलग अलग हो गए। जो गरम दल अलग हुआ दोस्तों, वो नेशनलिस्ट कहलाए। क्या कहलाए? नेशनलिस्ट कहलाए। और नरमपंथी अपने आप को जो है नरमपंथियों के नाम से ही जाने गए। तो दोस्तों ये था सूरत अधिवेशन। इसको सूरत स्प्लिट के नाम से भी जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है सूरत स्प्लिट कब हुआ? तो दोस्तों सूरत स्प्लिट मीन्स होता है खंडन या विवाद, या कह सकते हैं अलगाव। तो दोस्तों ये सूरत अलगाव हुआ 1907 के सूरत अधिवेशन में। तो दोस्तों ये था सूरत अधिवेशन। मेन रूप से 4 बातें थीं जिनको लेकर दोनों में मतभेद हो गया। एक तो अध्यक्ष पद को बनाए जाने को लेकर, दूसरा जो 4 प्रस्ताव पास हुए थे, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वशासन, बहिष्कार, स्वदेशी, इसकी व्याख्या को लेकर। तीसरी बात, बंगाल विभाजन के विरोध में जो स्वदेशी आंदोलन चलाया जा रहा था उसके स्वरूप को लेकर, क्योंकि नरमपंथी चाहते थे क्योंकि बंगाल विभाजन के विरोध में ये आंदोलन चलाया जा रहा है, इसलिए इसे केवल बंगाल तक सीमित रहना चाहिए। परंतु गर्मपंथियों का मानना था इसे अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान करना चाहिए। और लास्ट जो बात थी वो प्रिंस ऑफ वेल्स का जो स्वागत प्रस्ताव था उसको लेकर दोनों में मतभेद हुआ। और इस प्रकार सूरत में गरम दल और नरम दल दोनों अलग हो गए दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन 1911। उसके बाद देखेंगे हम लोग लखनऊ पैक्ट या लखनऊ अधिवेशन 1916 को। बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन है। आइए दोस्तों देखते हैं 1911 का कलकत्ता अधिवेशन। बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये पहला अधिवेशन था जिसमें जनगण मन का जो गीत था वो पहली बार गाया गया। जनगण मन पहली बार गाया गया कलकत्ता अधिवेशन में। और इससे स्वयं महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया। और दोस्तों इसी का अंग्रेजी अनुवाद भी उन्हीं ने 1919 में किया। तो दोस्तों 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान का इसको दर्जा प्राप्त हुआ। तो क्वेश्चन कई बार आता है कि पहली बार राष्ट्रगान किस कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो आंसर होता है कोलकाता अधिवेशन 1911। 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जनगण मन गाया गया और बाद में 24 जनवरी 1950 को इसको राष्ट्रगान का दर्जा दे दिया गया। दोस्तों ये जनगण मन जो है ये 1912 में, जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में प्रकाशित हुआ। और दोस्तों मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से स्वयं महाकवि ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया। महाकवि 2 देशों के, एक तो बांग्लादेश और दूसरा इंडिया, अमार सोनाल बांग्ला, इन्होंने स्वदेशी आंदोलन के दौरान 1905 में लिखा था। जब बंगाल का विभाजन हुआ आज़ादी के बाद, पूर्वी पाकिस्तान जब बांग्लादेश में तब्दील हुआ तो अमार सोनाल बांग्ला को बांग्लादेश ने अपना राष्ट्रीय गान घोषित कर लिया और इंडिया का जनगण मन बाद में घोषित हो गया। कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों अब बात करते हैं लखनऊ पैक्ट की या लखनऊ समझौता 1916 की। इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार और यहाँ पर इसके अध्यक्ष थे पंडित विशन नारायण धर। एक बात और आपको बता देना चाह रहे हैं, कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि सूरत अधिवेशन जो हुआ था उसमें आपने स्पष्टता अध्यक्ष किसी को नहीं बताया। दोस्तों गर्मपंथी बनाना चाह रहे थे बीजी तिलक को नरमपंथी, और किसको बनाना चाह रहे थे? नरमपंथी बनाना चाह रहे थे घोष साहब को, परंतु ऐसा नहीं हो सका। बाद में अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद को करनी पड़ी थी, आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। एनी बेसेंट और तिलक के प्रयासों से नरम दल और गरम दल जो सूरत में अलग हो गए थे, एक हो गए। तिलक और जिन्ना के प्रयासों से कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों पास आए। चूँकि उस दौरान 1916 में कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम लीग का अधिवेशन भी लखनऊ में चल रहा था, इसलिए दोनों पास आए।
इतने पास आए कि दोनों ने एक दूसरे का समर्थन किया और कहा दोनों का टारगेट एक ही है, दोनों का लक्ष्य एक ही है, स्वतंत्रता हासिल करना, स्वाधीनता हासिल करना। तो इसमें पृथक निर्वाचक मंडल को कांग्रेस ने अपनी स्वीकृति प्रदान की, जो इनकी बहुत बड़ी भूल थी। आगे चलकर इसी ने पाकिस्तान नामक देश को जन्म दिया। दोस्तों, अगर ये पृथक निर्वाचक मंडल को अपनी स्वीकृति ना देते तो शायद ऐसा ना होता। एक बात और, चंपारण के एक किसान जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल, गांधी जी से इसी अधिवेशन में मिले थे। कब मिले थे? लखनऊ अधिवेशन 1916 में चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले और उन्होंने जो नील बागान थे, जो नीलाए थे, जो नील की खेती से परेशान किसान थे, उनकी समस्याओं को बताया और बाद में गांधी जी चंपारण गए और उन्होंने वहाँ पर चंपारण आंदोलन चलाया, तिनकटिया व्यवस्था को समाप्त करवाया। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण आज के कांग्रेस के कुछ अधिवेशन थे। हम कल और अधिवेशन देखेंगे, 1918 का अधिवेशन, फिर उसके बाद में बेलगांव अधिवेशन 1924 का, फिर उसके बाद 1925 का कांग्रेस अधिवेशन, 1927 का अधिवेशन और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण और अधिवेशन देखेंगे। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।